नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना के इस कठिन दौर में कई लोगों ने आपदा में अवसर को तलाशा, लोगों की मजबूरियों का जमकर फायदा उठाया और अपना फायदा ही सिर्फ देखा। लेकिन कोरोना संकट के दौरान कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मानव सेवा को ही अपना धर्म माना है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने कोरोना के इस कठिन दौर में और इस कठिन समय में गरीब और जरूरतमंदों की पूरे तन मन धन से सेवा की है। हम बात कर रहे हैं विदिशा के समाज सेवी राजेश तिवारी की, जो कि मौजूदा समय में विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र मंत्री भी हैं, जो आज भी गरीबों, जरूरतमंद और असहायों की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो गरीब जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ राजेश तिवारी के द्वारा बढ़ाया गया है। कोरोना काल के बीच में जिस समय मदद की सबसे ज्यादा लोगों को दरकार थी, उस समय मानव सेवा को अपना धर्म राजेश तिवारी ने बनाया। और चलिए अब सीधे रूबरू आपको करवाते हैं। राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो राजेश तिवारी जी आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल। राजेश जी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल के दौर के अंदर जब चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, एक तो समाज सेवी होने के नाते आप उन सारी चीजों से जुड़े रहे, किस तरीके से और किस प्रायोरिटी के आधार पर आपने शुरुआत की? सबसे पहले मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपने मानव सेवा को, समाज सेवा को अपना धर्म माना। इस चुनौती भरे दौर के बीच में जब लोग परेशान हो रहे थे, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाए? आवाज नहीं आ रही है। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज। राजेश जी, मेरा सवाल यह है कि कोरोना काल के बीच में जब चुनौतियां थीं तो लोगों तक कैसे आपने मदद पहुंचाई, किस तरीके से लोगों की सेवा आपने की? मेरा सवाल आपसे यह है, मैं चाहूंगा कि बताएं। सभी को नमस्कार जी। और कोरोना काल में ये जो संकट आया है पूरे भारतवर्ष के अंदर, इस संकट काल में हमारे कार्यकर्ता अपनी स्वयं की प्रेरणा से अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने स्थान पर स्वयं जैसी आवश्यकता पड़ती वैसा कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। और हम सब रक्त सेवा समिति के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारी दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, सभी आयामों के माध्यम से हर एक स्थान पर कार्यकर्ताओं ने जैसे भोजन की आवश्यकता पड़ी तो भोजन का प्रबंध किया, सूखा राशन की आवश्यकता पड़ी तो सूखा राशन की प्रबंध किया, कहीं प्लाज्मा थेरेपी के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ी तो रक्तदान भी किया, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी वो भी उपलब्ध कराया। ऐसा जब से कोरोना का संकट आया तभी से ही पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे संगठन के माध्यम से और स्थानीय स्तर पर रक्त सेवा समिति के कार्यकर्ता अपने तन मन धन से इस काम में लग गए। अनेक सेवा कार्य तो स्थायी हो गए हैं और कुछ स्थानों पर अभी भी भोजन की व्यवस्था चल रही है। ऐसे में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कोई भी कसर नहीं रखी और अपने तरफ से जो बन पड़ता वो सारा काम उन्होंने किया है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जी जी। कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, तो 5,679 कार्यकर्ताओं की तो हमारे पास सूची आ गई है जिन्होंने बहुत सारे सेवा के काम में मदद की है। और 6,33,024 ऐसे भोजन पैकेट का व्रत पिछले समय तक आ चुका था। और ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 13,42,612 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। मास्क वितरण हो या सबों का अंतिम संस्कार करने की बात भी हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने वो सभी काम किए हैं जिससे परिवारजन भी बच रहे थे, वो भी कार्य स्वयं किए हैं। और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से और समाज के उन सभी बंधुओं को जिन्होंने आगे आकर के इस सेवा के कार्य में सहयोग किया है, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
नहीं राजेश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं और जो सेवा आप लोगों ने की है उसका ही परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हम लोग इस सेकंड वेव का जो पीक आया उससे अब हम लोग बाहर निकलते हुए, और लोगों के लिए भी उस समय मदद बहुत ज़रूरी थी जो आप लोगों ने पहुंचाई। लेकिन राजेश जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, तमाम बातों का भी आगे भी हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन शुरुआत में इसलिए इस चीज़ से करना चाह रहा हूँ क्योंकि कोविड का जब सेकेंड वेव आया तो उस समय सब तरफ हम लोग देख रहे थे कि लोग परेशान हो रहे थे। जाहिर बात है कि किसी को पता नहीं था कि आगे अभी भविष्य में क्या होने वाला है या स्थितियां परिस्थितियां कैसी बनेंगी। सबसे बड़ी चुनौती राजेश जी क्या थी आपके सामने जिस समय हम लोगों ने देखा कि जो स्थिति थी बड़ी गंभीर होती हुई नजर आई? सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त आपके सामने क्या थी और उससे कैसे आपने पार पाया? चुनौती हमारे सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष और इस समाज के समक्ष, देश के समक्ष ही नहीं विश्व के समक्ष अपने आप को सुरक्षित रखने की थी। और हमें स्वयं सुरक्षित रह करके और सेवा के काम करने हैं, क्योंकि हम हमारे बंधु जो दुख और तकलीफ में थे, हमारे किसी भी घर में अगर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पूरा परिवार कितना दुखी हो जाता है, उससे जुड़े हुए बंधु बांधव दुखी हो जाते हैं और हमारे समाज के लाखों लोग चले गए हैं इस दुख में। तो सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को सुरक्षित रख करके सेवा कार्य करने की थी और समाज के अंदर जो भय का वातावरण बन रहा था, जो एक तनाव का वातावरण बन रहा था, डिप्रेशन में लोग जा रहे थे, वो भय मुक्त वातावरण बनाना और समाज को डिप्रेशन से उठा करके और स्वयं सक्षम करना, सुरक्षित रह करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आना, यानी भय मुक्त वातावरण करना और सुरक्षित रहना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आज भी सरकार के प्रयत्न से, समाज के प्रयत्न से ये भय का वातावरण तो दूर हुआ है, परंतु अभी ये चुनौती समाप्त नहीं हुई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात की अपील करना चाहता हूँ, हम सब लोग मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और सुरक्षित रह करके समाज को संबल दें, आत्मविश्वास पैदा करें और हम मिल करके इस समाज और देश को सुरक्षित करें। यही काम करने की अभी आवश्यकता है। वैक्सीन का जो हमारे सामने एक उपाय आया है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वैक्सीन को अवश्य लगवाएं और अगर कोई इसका भय बनाता है या इसके बारे में गलत जानकारी समाज के अंदर प्रस्तुत करता है, वो जन जागृति ला करके ये भय मुक्त समाज खड़ा करें और वह जन जागृति करें कि इस वैक्सीन से हमारी और समाज की, परिवार की सुरक्षा है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए चुनौती आज भी है। कुछ लोगों ने भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। हम सब यही बार बार कहना चाहेंगे, स्वयं सुरक्षित रहें, आत्मविश्वास का स्वयं का भी बढ़ाएं और समाज का भी बढ़ाएं और सबको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। राजेश जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कोविड काल में चाहे हम लोग फर्स्ट वेव का जिक्र करें या सेकंड का जिसका सामना अभी हम लोगों ने किया, लोग एक तो वैसे बहुत परेशान, बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, घबराए हुए हैं, डर भी है लोगों के अंदर। एक सामाजिक संस्था को रन करते हुए लोगों को साथ में जोड़ना, उस साथ में जोड़ करके दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करना, ये कितना मुश्किल था आपके लिए? और दूसरा, इस दौर में आपने कैसे किया, ये मैनेज कैसे किया कि लोगों को भी आपने सेव किया, जो आपके साथ जुड़े उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी आपने ख्याल रखा कि कोविड से कहीं वो भी संक्रमित ना हो, क्योंकि ये चैलेंज उनके लिए भी था। ये मैनेज आपने कैसे किया, क्या चुनौतियां थी, कैसे मैनेज कर पाए आप राजेश जी? एक बात के लिए मैं और हमारे पूरा संघ परिवार, संगठन का परिवार, इसके लिए गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे पास देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टोली है जो स्वयं अपने विवेक से, स्वयं के तन मन धन लगा करके इस समाज की सेवा का संकल्प लिया है, व्रत लिया है। इसलिए जब व्यक्ति स्वयं अपनी प्रेरणा से काम करता है, किसी के कहने से नहीं, दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं, लोभ से नहीं, तब जो स्वयं प्रेरणा जो रहती है वह सबसे बड़ी प्रेरणा होती है और आत्म संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए स्वयं की प्रेरणा से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की हमारे पास बहुत बड़ी श्रृंखला है। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, रायपुर में, ये सभी बड़े केंद्रों में ये संकट आया और इस संकट से महानगर जूझे। इन सारे महानगरों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका योजना बनाया, टीम भावना के साथ काम किया और जो कार्यकर्ता जितना समय दे सकता है उतने समय का संयोजन करके उनको जो जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा सकते हैं वो जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं प्राप्त की और स्वयं जिम्मेदारी लेकर के वह अपने समय का संयोजन करते हुए, सुरक्षित रहते हुए, परिवार को भी सुरक्षित रखते हुए
यानी कई कार्यकर्ताओं का हमारे पास उदाहरण है जो हमारे शवों का संस्कार कर रहे थे कार्यकर्ता। वह हम जानते हैं कि एक संस्कार करने के बाद 13 दिन तक कैसा हमको परिवार में रहना पड़ता है, हमारी परंपराओं को निभाना पड़ता है। जब प्रतिदिन वह दसों शवों का संस्कार करके जब लौटते थे तो हमारे कई कार्यकर्ता घर के आंगन में सोते थे, घर के आंगन में ही कार्यकर्ताओं को भोजन देते थे परिवार के लोग, और वह फिर पुनः सुबह जाकर के काम करते थे। ऐसा महीनों काम किया है। ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो स्वयं प्रेरणा से लगते हैं तो तब हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम आसान हो जाता है और स्वयं सब मिलकर काम करते हैं। ये टीम भावना है, ये ईश्वरीय कार्य है। ये कोई श्रेय लेने के लिए, कोई प्रमाण पत्र लेने के लिए, कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते हैं। ये स्वयं हम अपने समाज का काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा देश है, मेरा समाज है, और इसलिए जब हम मेरे अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रेरणा है ये ईश्वरीय शक्ति की प्रेरणा है। भगवान ने हमको शक्ति दी और सुरक्षित रहते हुए काम करने का अवसर दिया, और आगे भी हमारे कार्यकर्ता इसके लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। इसलिए मुझे बहुत प्रयास पड़ा, बस कार्य का संयोजन और योजना हम कार्यकर्ताओं के बीच में रखते थे, वह स्वतः इस काम को अपने हाथ में लेकर के करते थे। इसलिए मैं बार बार ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। राजेश जी, निश्चित तौर पे भावना अगर अच्छी हो तो मार्ग वैसे ही प्रशस्त होता चला जाता है, और आप लोग जिस भावना के साथ काम कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को वैसा सहयोग भी आगे मिलता जाता है और आप लोग इस काम को कर पा रहे हैं। लेकिन राजेश जी, ऐसा नहीं है चूंकि आप सिर्फ कोरोना काल में ही लोगों के बीच में गए या उनकी सेवा कर रहे हैं, पहले से भी आप चूंकि समाज सेवा के साथ जुड़े रहे, कोरोना काल में आपने वो और बढ़ चढ़ करके उस समाज सेवा को किया, गरीब छात्रों की फीस को भी आप जमा करते रहे, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा। इसके अलावा अभी चूंकि कोविड काल के दौरान हम लोगों ने राजेश जी देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स या उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, क्या उनके लिए भी मदद के तौर पर अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या उनकी कैसे मदद आप लोग कर सकते हैं? अगर इस विषय को आप बता पाएं राजेश जी। बिल्कुल, आपने सही समय के अनुसार प्रश्न किया है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने अपनी योजनाएं तो घोषित की ही है। हमने हमारे संगठन में, हमारा सेवा विभाग एक कार्य करता है, पूरे देश के अंदर लगभग 1.25 लाख सेवा प्रकल्प छोटे बड़े चलते हैं। हमने भी ये सोचा है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और हम भी अनाथ बच्चों के लिए, ऐसे वृद्धजनों के लिए जिनके युवा बच्चे समाप्त हो गए हैं या वो इस देश के अंदर भी नहीं रहते हैं, बाहर देश में काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए, और ऐसी जो विधवा माँ हो गई हैं या जो बेरोजगार परिवार हो गए हैं, उनके लिए कौशल विकास के काम, उनको रोजगार देने के काम और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए भी हम एक संयोजन का काम करेंगे। और जहां हो सकता है वहां हम ऐसे प्रकल्प को प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं, और विकलांग केंद्र भी बना रहे हैं, और ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए स्थायी सेवा की काम की व्यवस्था भी हम बना रहे हैं। ये सारी योजनाओं पर हमारे कार्यकर्ताओं की बैठकें हो गई हैं, कार्य योजना बन गई है, बजट की तैयारी चल रही है, और जैसे जैसे हमारा सामान्य वातावरण होगा, ऐसे परिवारों की सूची बना करके, ऐसे बच्चों की सूची बना करके हम सरकार की मदद तो उन तक पहुंचे ही, लेकिन हम सब एक सामाजिक संस्था के नाते अपने दायित्व को समझते हुए हम उनके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे। और ऐसा पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह काम किया है। अभी हमने एक और काम शुरू किया है टेलीमेडिसिन का, कि हमारे गरीब बच्चे हैं या गांव के लोग हैं जो बड़े डॉक्टर से मिल नहीं सकते, एम्स के बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, तो हमारे दिल्ली से एक धनुष नाम की संस्था है, उस धनुष नाम की संस्था के माध्यम से हमने एक ऐप तैयार किया है, और उसमें हम आरोग्य कार्यकर्ताओं की, आरोग्य रक्षक कार्यकर्ताओं की भर्ती करके हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ करके एक मीडिएटर का काम करेंगे, और डॉक्टर्स जो है दिल्ली में, भोपाल में ऐसे बड़े केंद्र पर रहेंगे, और हमारे जो बीच के कार्यकर्ता हैं वो जो रोगी कार्यकर्ता है उनके बीच मध्यस्थता का काम करेंगे, वीडियो कॉलिंग करके टेलीमेडिसिन के रूप में उनकी रोग की बात डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर वह रोग के अनुसार अपना पर्चा बनाएंगे और वो पर्चे के अनुसार दवाई अपने स्थान पर लेकर के वह अपना इलाज कर सकता है। एक ऐसी व्यवस्था भी हमने शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में मालवा प्रांत में ये शुरू हो गया है, और ये मध्य भारत और महाकौशल में इसकी तैयारी हो गई है। ये काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, और ऐसे ही समय में
हमारे सामने ये बच्चों के अलावा इनके रोजगार की भी समस्या है, तो रोजगार भी उनको मिले, स्थायी रोजगार मिले, और जो बाहर शहर से अपने गांव आए हैं उनका कौशल का विकास हो और उन्हें भी स्थानीय गांव में अपने शहर में रोजगार मिल जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने परियोजना का काम प्रारंभ किया है। इसका भी चिंतन शुरू हो गया है। बहुत शीघ्र ये काम हम प्रारंभ करने वाले हैं। राजेश जी, चूंकि अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, खासतौर से जो सरकार की तरफ से अभी कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसी उनको बेनिफिट पहुंचाने वाली स्कीम्स हैं जो चलाई गई हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश का जब हम लोग राजेश जी जिक्र करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन योजनाओं के बारे में या तो उनको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है भी तो उनको ये पता नहीं है कि वो ये योजना उन तक पहुंचे कैसे। क्या इस दिशा में भी कड़ी बनने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो योजनाएं कम से कम सही व्यक्ति तक पहुंच जाएं जिसके लिए चलाई गई हैं? इस विषय में अगर आप कुछ बता पाए राजेश जी। बिल्कुल ठीक कहा। हमने हर एक जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हेल्पलाइन में जो कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे उन कार्यकर्ताओं के नाम भी दिए हैं, उनके व्यक्तिगत मोबाइल भी दिए हैं। और इस पूरे कोरोना काल में हेल्पलाइन में काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे वो 11,648 कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी हैं। तो ऐसे शासन की सुविधा हो, समाज की संस्थाओं की सुविधा हो, या जो जरूरतमंद है उनको जिस बात की जरूरत है, अस्पताल में रोग की दवाइयों की, ऑक्सीजन की अथवा भोजन की, भोजन पैकेट की, ऐसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे कार्यकर्ता उसमें मदद करने के लिए तत्पर है। और जैसा मैंने बताया 11,000 से अधिक कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और हर एक जिले में हमने हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है। अपने जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी वह सूची डाली है। और इसलिए हम अकेले नहीं ये काम कर रहे हैं, हमारा संघ परिवार पूरा, इसमें सेवा भारती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद है और हमारी अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं। हम सब मिलकर के एक संयोजन करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं और ये काम में हमें बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन समाज की आवश्यकता बहुत बड़ी है जी। इसलिए हम चाहते हैं ये काम आवश्यकता के अनुसार बढ़ता रहे और कार्यकर्ता जुड़ते रहें। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति ध्यान में आते हैं जिनको इस बात की जानकारी की अभाव रहता है, उनको जरूरत महसूस होती है। हम इस चीज का और प्रचार प्रसार करना चाहेंगे कि वह जरूरतमंद तक हमारे कार्यकर्ता सेवा दे सकें। ये हम निरंतर प्रयास करेंगे। राजेश जी, एक चीज और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, चूंकि कोविड के काल में हम लोगों ने देखा और खासतौर से अभी भी चूंकि वैक्सीनेशन एक समय सबसे कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो जाएं तमाम माध्यम से। हाँ, हम लोग अपना खुद भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार ITV फाउंडेशन भी इसमें लगा है। लेकिन आपकी संस्था की तरफ से कि क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के जब हम लोग ग्रामीण अंचल में जाते हैं वहां देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भ्रामक जानकारियां लोगों के पास में हैं, बाहर नहीं निकल रहे, लोग लगवाना नहीं चाहते वैक्सीन। क्या उनको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपकी संस्था की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है? अगर इस विषय में आप कुछ बता पाए। जी, ये जब से वैक्सीन का अभियान चला है और जब ये अभियान शुरू हुआ ही था तो हमारे हॉस्पिटल्स में, खासतौर से तहसील केंद्र, जिला केंद्र के अस्पताल में बहुत भीड़ जाने लगी। स्टाफ की कमी होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने स्वयं ने अनेक जिला चिकित्सा के अधिकारियों से, ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत किया और बातचीत करने पर उन्होंने ये हमको बताया कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो लाइन लगवा सके, उनको कूपन दे करके उनका नंबर लगा सके या एंट्री कर सके। हमारे पास नर्स का स्टाफ है, डॉक्टर का स्टाफ है, वह वैक्सीनेशन के काम में लगा रहता है। इसलिए भ्रांतियों को दूर करने के लिए, जन जागृति करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जहां हमसे सहयोग मांगा गया, जिन जिन अस्पतालों में हमसे सहयोग मांगा गया, ये हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि यहाँ स्थान की कमी है अस्पताल में, तो हमारे मानस भवन है, अनेक धर्मशालाएं हैं, वहां हमने वैक्सीन लगाने के लिए प्रबंध किया, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, टोकन बांटने में, कूपन नंबर लगाने में, लाइन लगाने में, डिस्टेंस रखने में, मास्क वितरण करने में, सैनिटाइज की व्यवस्था करने में,
और रजिस्टर में सूची को चलाने में, इन सारे कामों में हमारे कार्यकर्ता अनेक शहरों में अनेक स्थानों पर काम कर रहे हैं और सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। अपना भोजन कर जाते, अपना अल्पाहार करके जाते और पूरा समय दे करके पूरी सेवा भावना के साथ वहां काम में लगे रहे। और ये जो एक समस्या आई है, कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया है कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। तो इन सब भ्रमों को दूर करने के लिए भी हमारे हर एक स्तर पर कार्यकर्ता हैं। छोटी छोटी बैठक करके हमने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप स्वयं वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगा के अपने परिवार को वैक्सीन लगाने का कहें, आस पड़ोस के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भेजें। आवश्यकता लगती है तो फिर इसके बाद जो परिवार बच जाए उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनको प्रेरित करें। तब भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में डर के कारण ऐसा माहौल बन गया कि बुखार आता है और उससे हम बीमार हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमको आवश्यकता ही नहीं है, अब तो हम मरने वाले हैं, ऐसे भी कई लोगों ने कहा। तो उनको भी समझाइश करने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसका परिणाम ये आया है कि सरकार ने भी कोशिश की, सामाजिक संस्थाओं ने भी कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कोशिश की। अब वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन कम होने लगी है और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है और अनेक कार्यकर्ता अब अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। अनेक समाज के बंधु नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 साल से और 18 साल के बीच के वैक्सीन लगाने का आदेश आएगा, हम भी लगवाने जाएंगे। युवा पीढ़ी में बहुत उत्साह है, वो अपने आप को सुरक्षित रख करके और लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरणा कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी ने इस जागृति में बड़ा सहयोग किया है और उनकी भीड़ भी निरंतर जारी है। वह युवा पीढ़ी हमारे इस कार्य का आधार बनेंगे और वह युवा पीढ़ी अपने सभी बड़े बुजुर्ग गांव में रहने वाले बंधुओं को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित भी करेंगे और वह वैक्सीन लगवाएंगे भी, ये हमें विश्वास है। राजेश जी, एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा और जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि कोविड का जो ये सेकंड फेज था, इस दौरान अगर मैं देखूं तो लगभग सबने कुछ ना कुछ सीखा है इससे। अगर मैं आपका स्पेसिफिक जिक्र करूं कि राजेश तिवारी जी ने इससे क्या सीखा, और क्योंकि भविष्य को लेकर के भी अभी प्रिडिक्शन है कि थर्ड वेव आ सकती है, वैज्ञानिक अपनी बात कह रहे हैं, तो कितना तैयार हैं आपको और आपकी संस्था, और दूसरा क्या सीखा है इस कोविड के सेकेंड वेव के बाद आप लोगों ने? मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर इस विषय को बता पाएं। बिल्कुल सही है, जितनी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो हमारा सबसे बड़ा उपाय हमें स्वयं सुरक्षित रहना है और अपने को किसी अनजान व्यक्तियों से या जाने हुए व्यक्तियों से भी अधिक संपर्क स्थापित नहीं करना। एक तो हम सबको ये करना ही पड़ेगा। अगर हमने दूरी नहीं बनाई तो निश्चित रूप से ये सामाजिक दूरी नहीं बनाना, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाना, ये हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए दूरी का माध्यम है। क्योंकि हम सामाजिक सरोकार नहीं रखेंगे तो हम समाज को सुरक्षित रखने का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सामाजिक दूरियां भेदभाव नहीं करना। कई लोगों ने इस सोशल डिस्टेंस का गलत अर्थ भी निकाला है, तो कई लोगों ने फिजिकल डिस्टेंस शब्द का उपयोग किया है। मैं ये चाहता हूं कि हम सामाजिक दूरियां नहीं, सामाजिक एकता बनाएं और हम सब एक होकर के अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूरी का माध्यम अपनाएं। दूरी का माध्यम अपनाते हुए और हम अपने बच्चों को बाहर खान पान से बचाएं, हम जहां आवश्यक है वही भोजन ग्रहण करें और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने के साथ साथ बड़े कार्यक्रम, भीड़ वाले कार्यक्रम ना करें, चाहे वो हमारे तीज त्योहार हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे कोई विवाह संस्कार हो या अंतिम संस्कार हो। इन सभी कार्यक्रमों में या कोई बड़े आयोजन हो, भीड़ वाले आयोजन हो, बड़ी बड़ी बैठकें हो, इन सब को रोकना चाहिए। हमने अपने संगठन में अपने स्तर पर हमने ये तय किया है कि हम अधिकतम 50 संख्या के प्रत्यक्ष कोई बैठक या आयोजन करेंगे। शेष इससे अधिक संख्या होगी तो हम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, आभासी बैठक करेंगे, आभासी कार्यक्रम करेंगे और सबको अपने स्थान से जोड़ करके। और इस कोरोना काल ने हमको हमारी पुरानी परंपराओं से जोड़ा है, हमारे रीति रिवाजों से जोड़ा है। हम लोग कहते थे स्नान करके भोजन करना चाहिए, लोग नहीं मानते थे, जूता पहन करके खड़े खड़े भोजन करते थे,
चाय जैसे हाथों का उपयोग करते थे, अब हाथ धोने का भी सरकार भी कह रही है, समाज की संस्थाएं भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं भैया हाथ धोकर भी करो भोजन, नहा धोकर भी भोजन करो, घर में सुरक्षित रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और स्वस्थ वातावरण रखो। इसलिए स्वस्थ रहते हुए और सुरक्षा करते हुए, और हमारी रीति रिवाज जो परंपराएं पहले से थी, हम लोग हाथ मिलाते नहीं थे, हक नहीं करते थे, हम लोग दूर से नमस्कार करते थे, जय श्री राम बोलते थे, वही परंपरा पुनः प्रारंभ हुई है। यज्ञ हवन पूजन करते थे, उसके दीपक जलाते थे घी का, उससे जो ऑक्सीजन का निर्माण होता था, वायुमंडल शुद्ध होता था, पर्यावरण सुरक्षित रहता था, वह सारी की सारी परंपराएं इस कोरोना काल ने जागृत की है। तो हमें इससे सीखने को भी मिला है, हमारे रीति रिवाज भी सुधरे हैं, मितव्ययी जीवन भी हुआ है। शादी विवाह अंतिम संस्कार में 13वीं में जो लाखों रुपए कर्ज लेकर के लोग काम करते थे, वह अब मितव्ययिता से वो सारे संस्कार कर रहे हैं। तो हमें इससे संस्कारों में भी सुधार आया है, समाज में मितव्ययिता भी बढ़ी है और हमारी पुरानी रीति रिवाजों का उजागर भी हुआ है और वो सारी दुनिया ने माना है। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और परंपराएं अक्षुण्ण है, उनके कारण समाज जीवन सुरक्षित है, राष्ट्र जीवन सुरक्षित है और व्यक्तिगत जीवन भी सुरक्षित है। ये सब और अनेक बातें हमको सीखने को मिली हैं। इसलिए योग करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, ऐसा भोजन करना, ऐसा रहन सहन, अपने नींद पूरी करना, यानी बहुत सारी चीजें, दिनचर्या को सुधार के रखना, यानी अनेक चीजें इस कोरोना काल ने पॉजिटिव रूप से हमको सिखाई है। इसलिए पॉजिटिव वातावरण भी रखना, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक रवैया करना और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना, ये हमको ऐसे अनेक बातें इस समय सीखने को मिली है। ये कोरोना काल एक तरफ हमको दुखदाई है तो दूसरी तरफ कुछ सिखा करके गया है। इसलिए हमको इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या बनानी चाहिए। चलिए राजेश जी, इसी के साथ अब मैं ये बातचीत यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और आपने इस संस्था के साथ जुड़कर जो तमाम प्रयास किए वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।